2017 में रिलीज की गई फिल्म द वॉल की व्याख्या करने जा रहा हूं। फिल्म इराक में 2007 के आसपास खुलती है, जब राष्ट्रपति बुश ने इराक और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के अंत की घोषणा की। युद्ध के अंत के बावजूद अमेरिकी सेना के स्टाफ सार्जेंट मैथ्यूज और उनके स्पॉटर सार्जेंट एलन इसाक को इराक में एक निर्जन जगह पर एक पाइपलाइन निर्माण के लिए भेजा जाता है। वे एक कुख्यात दुश्मन पर नजर रखने के लिए हैं, जो साइट पर काम करने वाले सभी अमेरिकियों को मार रहा है। फिर हमें उन जोड़ियों को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान के गर्म सूरज में दुश्मन के स्थान को देखने की कोशिश कर रहे पत्थरों के पीछे छिपे हुए हैं। दोनों ने पहले ही संदिग्ध स्नाइपर को खोजने में 20 घंटे से अधिक समय बिताया है। कई घंटों तक धैर्य से इंतजार करने के बाद मैथ्यू अधीर होने लगता है, यह दावा करते हुए कि साइट पर कोई इराकी सैनिक नहीं है। इसके बाद वह श्रमिकों के बिखरे हुए शवों को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि साइट पर इराकी सैनिकों के एक समूह द्वारा हमला किया गया होगा, जो अपने मिशन को पूरा करने के बाद पीछे हट गए। यह सुनकर आइसाक मैथ्यूज को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह एक सिद्धांत के साथ आता है कि चूंकि सभी श्रमिकों को हेडशॉट से मार दिया गया था, इसलिए इसके पीछे एक पेशेवर स्नाइपर है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे जुबा नाम के एक पेशेवर इराकी स्नाइपर के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैथ्यूज ने अपनी राय को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी इराकी स्नाइपर 30 सेकंड से कम समय में सभी श्रमिकों को मारना इतना अच्छा नहीं हो सकता। अगले दृश्य में कुछ और घंटों की प्रतीक्षा करने के बाद मैथ्यू का धैर्य आखिरकार टूट जाता है और वह खुद स्थान का निरीक्षण करने का फैसला करता है। वह छिपने से खुद को उजागर करता है और अपना सामान ले जाता है। इसके बाद वह आइसाक को उसे पीछे से ढकने का आदेश देता है और निर्माण स्थल की ओर चलना शुरू करता है। जल्द ही मैथ्यूज घटनास्थल से आता है और सैनिकों और श्रमिकों के शव पाते हैं। वह मृत सैनिकों में से एक से रेडियो लेता है और आगे बढ़ता रहता है। इसकी को उसकी देखभाल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका दायरा अस्पष्ट हो जाता है। वह तुरंत मैथ्यूज को सूचित करता है, लेकिन बाद वाला उसे दोषी ठहराता है कि यह होने के बावजूद इसे समय पर नहीं बदल सकता है। जवाब में इश्क ने उसे याद दिलाया कि यह दायरा उनके मृतक और प्रिय दोस्तों में से एक डीन का है और इससे जुड़े विभिन्न भावनात्मक मूल्य हैं। बाद में मैथ्यूज मृत शवों का निरीक्षण करता है और उन्हें सही हेडशॉट के साथ मृत देखकर हैरान हो जाता है। वह पास में एक स्नाइपर की संभावना के बारे में चिंता करना शुरू कर देता है और इश्क को इसके बारे में सूचित करता है। यह सुनकर इश्क ने सुझाव दिया कि वह जल्द से जल्द जगह से बाहर निकले। इसाक के ऐसा कहने के बावजूद मैथ्यू साइट के बीच में खड़ा है और संभावित दिशा का पता लगाने की कोशिश करता है। शॉट्स! आइसाक रेडियो से चिल्लाता है। मैथ्यूज को पीछे हटने का सुझाव देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। स्नाइपर मैथ्यूज को देखता है और उसके पेट में गोली मारता है। इसे देखते ही इसाक गोलियों से बचते हुए एक जिगजैग रास्ते में दौड़ते हुए अपने साथी अधिकारी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह मैथ्यूज को सुरक्षित जगह ले जा सके, उसे खुद उसके पैर में गोली मार दी जाती है। इस वजह से वह मैथ्यूज को जमीन पर छोड़ देता है और किसी तरह एक दीवार के पीछे कूदने में सफल रहता है। इस बीच मैथ्यू ने आइसाक को आधार से संपर्क करने का सुझाव दिया और कहा था बैकअप और बचाव टीम के लिए। इसाक ने अपने दाहिने पैर पर गोली के घाव को नोटिस किया और खून को बाहर निकलने से रोकने के लिए उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधने की कोशिश की। कुछ ही समय बाद वह अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो कोई आवृत्ति नहीं लेता है। आगे की जांच पर उसे पता चला कि रेडियो एक गोली से मारा गया है और इसका एंटीना सभी क्षतिग्रस्त है, जिससे उन्हें वहां किसी भी मदद बुलाने से रोक दिया गया है। उसी समय मैथ्यूज इश्क से स्नाइपर को देखने के लिए कहता है ताकि वह उसे एक नाम ले सके। इसाक ने उसे रोकने की कोशिश की, चेतावनी दी कि अगर वह चलता है तो स्नाइपर उसे फिर से गोली मार देगा। इसके बावजूद मैथ्यूज अपनी स्नाइपर राइफल तक पहुंचने का एक असफल प्रयास करता है और दर्द और रक्त की हानि के कारण मध्य रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसाक को एहसास हुआ कि वे अभी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपने पैर से गोली निकालने और घाव को पट्टी देने के लिए समय का उपयोग करने का फैसला किया। इसके बाद इसाक भी बाहर हो गया। निम्नलिखित दृश्य में आइसाक चेतना बहाल हो जाती है और उसके रेडियो ईयरफोन से कुछ शोर निकलता है। ऐसा लगता है बेस का एक अधिकारी उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे इश्क खुश हो जाता है और वह तुरंत बैकअप और चिकित्सा आपूर्ति का अनुरोध करता है। जब वह बात करना जारी रखता है तो उसे संदेह हो जाता है जब अधिकारी उससे चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए अपनी स्थिति का खुलासा करने को कहता है। दूसरी तरफ से अधिकारी भी इसकी को खड़े होने और हवा में गोली मारने का सुझाव देता है ताकि वे उसका असली स्थान प्राप्त कर सकें। यह सुनकर आइसाक ने जवाब दिया कि कार्रवाई प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसके बाद वह आदमी के उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करता है और महसूस करता है कि आइजैक से बात की जाए, क्योंकि वह उसे जानना चाहता है। आइजैक पहले इनकार करता है, पर जब स्नाइपर मैथ्यूज को फिर से शूट करने की धमकी देता है तो वह सहमत हो जाता है। आइजैक उससे पहला प्रश्न पूछने के लिए कहता है और उस अवसर को उठाते हुए वह जमीन पर क्षेत्र का नक्शा खींचना शुरू करता है, स्नाइपर की संभावित लोकेशन की गणना करने की कोशिश में। एक ब्रेक के बाद स्नाइपर आइजैक को सूचित करता है कि वह एक साधारण इराकी निवासी है जो अपने देश की रक्षा करना चाहता है। स्नाइपर आइजैक से उसके परिवार पर प्रश्न करता है,
मगर आइजैक उत्तर देने का मना करता है, यह कहकर कि यह अत्यंत निजी है। आइजैक स्नाइपर पर ताना मारता है कि वह उन लोगों का अंत कर रहा है जो वास्तव में उसके देश को उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। स्नाइपर सिर्फ हंसता है और कहता है कि पैसा उसके देश के बजाय अमेरिका के लिए है। फिर जब आइजैक कोई विवरण नहीं देता, स्नाइपर पुनः मैथ्यूज पर निशाना साधने की धमकी देता है। इस बार पाका आइजैक धमकी की अनदेखी करता है। पाइपर बताता है कि वह डीन की मृत्यु के बारे में जानता है। यह सुनकर आइजैक चौंक जाता है और सोचता है कि स्नाइपर को यह जानकारी कैसे मिली। थोड़ी देर बाद वह अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वह छिद्रित पाता है जिसे स्नाइपर द्वारा गोली मारी गई थी। स्नाइपर भी आइजैक की स्थिति के बारे में जानकार है, क्योंकि वह यह प्रकट करता है कि उसने जानबूझकर आइजैक की पानी की बोतल, रेडियो की एंटीना और उसके घुटने पर गोली मारी। वह बताता है कि उसने यह सब कुछ आइजैक को उस जगह से भागने में अक्षम बनाने के लिए किया। स्नाइपर ने आगे आइजैक को बताया कि भारी खून बहने के कारण सुबह से पहले वह मर जाएगा। इस दृश्य में आइजैक स्नाइपर के प्रयुक्त हथियार का निर्धारण करने का प्रयत्न करता है। वह स्नाइपर को आतंकी भी कहता है, मगर स्नाइपर केवल हंसता है और आइजैक को स्मरण दिलाता है कि वह भी एक विदेशी देश में लोगों को मार रहा है। कुछ समय बाद आइजैक स्नाइपर का छिपने का स्थान मलबे के ढेर में पहचान लेता है। उन परिस्थितियों का निरीक्षण कर आइजैक स्नाइपर की कुशलता का अनुमान लगाता है और यह भी कहता है कि वह जुबा हो सकता है, परंतु स्नाइपर खुद को जुबा होने से इनकार करता है। पुनेका सेहात है, वह एक सामान्य इराकी आदमी लगता है। यह सुनकर आइजैक स्नाइपर को बताता है कि वह निश्चित रूप से एक एसयूएस आर्मी अधिकारी है जिसने बाद में उन्हें धोखा दिया। स्नाइपर फिर से इस दावे को खारिज कर देता है और उससे कहता है कि वह बस उन लोगों को मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। जल्द ही आइजैक निर्जलीकरण और थकावट के कारण जमीन पर गिर जाता है। बाद में स्नाइपर आइजैक को बताता है कि जब वह मर जाएगा तो वह उसके चेहरे की त्वचा को काट देगा और उसकी जीभ को उसकी छाती में चिपकाएगा। कुछ काल के पश्चात आइजैक स्नाइपर के छलने की युक्ति बनाता है, जिसमें वह अपने हेलमेट और जैकेट को एक डंडे पर रखता है। दुखद रूप से स्नाइपर इसके मायाजाल में नहीं फंसता और आइजैक इस प्रक्रिया में अपना हेलमेट खो बैठता है। कोई दूसरा उपाय न होते हुए आइजैक एक मृत सैनिक के पास जल्दी भागता है, यह जांचने के लिए कि उसके पास कुछ उपयोगी है या नहीं। मगर लौटते समय वह पहचानता है कि उसके निशानेबाजी की दूरबीन क्षतिग्रस्त हो चुकी है और अब स्नाइपर की जगह का पता नहीं लगा सकती। इस दौरान वह अपने रेडियो संचार में कुछ गड़बड़ी का आभास करता है और समझ जाता है कि मैथ्यूज अभी भी जीवित है। वह मैथ्यूज को आवाज लगाता है और उसे स्नाइपर की पोजीशन सूचित करता है। मैथ्यूज अपनी जेब से एक चमचमाती वस्तु निकालता है और मलबे के ढेर की ओर देखता है। स्नाइपर का ध्यान बांटने के प्रयास में वह सावधानी से अपने हथियार की ओर बढ़ता है। उसी समय स्नाइपर प्रकट करता है कि बगदाद में एक अध्यापक हुआ करता था और कैसे एक अमेरिकी हमले में उसके छात्रों की मृत्यु के बाद वह उनकी मौतों का प्रतिशोध लेने के लिए बाध्य हुआ। साथ ही स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि वह क्यों खराब दूरबीन रखे हुए हैं। जब आइजैक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो स्नाइपर फिर मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है, यह न जानकर कि वह जीवित है। आइजैक तब प्रकट करता है कि वह स्कोप और अपने दोस्त डीन की स्मृति को लेकर चलता है। वह यह भी प्रकट करता है कि उसकी गलती के कारण डीन मारा गया। इस बीच मैथ्यू अपनी राइफल रखता है और कचरा के ढेर पर अंधाधुंध निशाना लगाता है। वह कई बार गोली मारता है, लेकिन जब वह अपनी बंदूक को फिर से लॉड करने वाला होता है तो स्नाइपर उसे वापस गोली मारता है, जो उसे सीधे कंधे पर लगती है। इसके कारण आइजैक ने मैथ्यूज को अपने पास रेंगने का सुझाव दिया। दुर्भाग्य से मैथ्यूज आइजैक तक पहुंच पाता उससे पहले ही सिर के पीछे गोली लगते ही उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर आइजैक टूट जाता है और कहता है कि वह घर वापस जाना चाहता है। स्नाइपर आइजैक को बताता है कि अगर वह सच में यही चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा। कुछ समय बाद स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि युद्ध खत्म होने के बावजूद वह अभी भी वहां क्यों है। आइजैक एक विराम लेता है और जवाब देता है कि वह वहां इसीलिए है क्योंकि वास्तव में उसी ने डीन को मारा था। इसहाक ने फिर माना कि गलती से उसने डीन को गोली मार दी थी जब वह स्निपर को टारगेट कर रहा था। उसने ये भी स्वीकारा कि उसने झूठ उड़ाया था कि डीन को दुश्मन स्नाइपर ने मारा था, और जब वह स्निपर से संपर्क साध रहा था उसे ट्रांसमीटर से शोर सुनाई दिया और वह रेडियो की दिशा में जल्दी से मुड़कर बेस से संपर्क साधने की कोशिश करता है। परंतु दुर्भाग्य से रेडियो की खस्ता हालत की वजह से वह केवल संवाद सुन पाता है, लेकिन मदद मांग नहीं सकता। अचानक वह सुनता है कि स्नाइपर उसका नाम लेकर बेस से मदद मांग रहा है। आखिरकार आइजैक को समझ में आता है कि स्नाइपर सारा समय अमेरिकी बेस से संपर्क कर अतिरिक्त मदद मांग रहा था। वह बातचीत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। अगले दृश्य में आइजैक जागता है और पाता है कि एक कौवा उसके पैर के घाव को चोंच मार रहा है। वह किसी तरह मैथ्यू की स्नाइपर राइफल खींचता है और कूड़े के ढेर में छिपे स्नाइपर पर निशाना साधता है। तभी वह देखता है कि हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और अपनी स्थिति प्रकट करने के लिए वह अपने सामने की दीवार को गिरा देता है। स्नाइपर भी आइजैक पर, लेकिन गिरती दीवार से उठी धूल के कारण वह उसे ढूंढ नहीं पाता। स्नाइपर की स्थिति मिलते ही आइजैक भी गोली चलाता है, लेकिन पुष्टि नहीं कर पाता कि लक्ष्य पर लगी या नहीं। यह जानने के लिए वह अपनी स्थिति से उठता है।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से स्नाइपर उसे वापस गोली नहीं मारता। नतीजतन वह सोचता है कि उसकी गोली सटीक थी और स्नाइपर घायल या मृत है। जल्द ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरते हैं और सैनिक उसे स्ट्रेचर पर उठा लेते हैं। इसहाक सैनिकों को सतर्क करने का प्रयास करता है, पर अधिकारियों से ठीक तरह से संवाद नहीं कर पाता। हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद अचानक स्नाइपर सैनिकों को एक एक कर गोली मारने लगता है। आइजैक सैनिकों को स्नाइपर के बारे में चेतावनी देने से पहले पायलट को गोली लग जाती है और हेलीकॉप्टर जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसमें सवार सभी की मौत हो जाती है। आखिरी दृश्य में स्नाइपर अमेरिकी सैनिकों के बेस को फोन करता है और खुद को अमेरिकी सैनिक दिखाते हुए एक और बचाव दल भेजने को कहता है। वह वीडियो का पूरा विवरण था। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा।